Good evening, my dear students. I'm so sorry for discontinuing with the earlier lectures that I have conducted. It's a peak time where we cannot have to focus on the other things now. तो इसलिए I have decided कि since many people are just projecting their paper presentation on YouTube, so it's a time where you can also, I can also, or I should also have to give you some tips and ideas how to have a better paper presentation. It is not prepared by some other student or something like that. Being an examiner, I have prepared it by myself so that आपको अच्छी तरह से मैं गाइड कर सकूं कि आप किस तरह पेपर अपना प्रेजेंटेशन करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हो. सो लेट्स गेट ऑन विद दैट. बिफोर आई कुड डील विद दिस, मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है विथ रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 1, 3A, 3B एंड 8. ये 4 लेसन्स का मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया. तो मैंने देखा कि मार्च 2022 में आउट ऑफ दीज 4 लेसन्स 46 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे और मार्च 2022 के अक्टूबर में ही इसमें से 49 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि दोज हु आर लास्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले हैं वो अगर ये 4 लेसन्स भी अच्छे से कर लें तो उनको एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मतलब आउट ऑफ 80 अगर 46 और 49 मार्क्स का क्वेश्चन इन 4 लेसन्स में से आते हैं. और आगे भी मैंने 2023 का भी एनालिसिस किया, वहाँ भी मैंने देखा कि 46 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आ रहे हैं. और यहाँ पर भी 2024 में भी 45-46 मार्क्स के क्वेश्चंस ये 4 लेसन्स में से आए हैं. तो आप भी थोड़ा सा अगर आप इस पर मेहनत करोगे लास्ट मिनट में भी, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट एटलीस्ट इफ़ नॉट 46, 45, एटलीस्ट 30 तक तो आप आ ही सकते हो अगर आप इन 4 लेसन्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, प्रोवाइडेड आपको ऑब्जेक्टिव सारे लेसन्स के करने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एक मॉक पेपर जहाँ मैंने जो है 2022 मार्च 2022 का पेपर यहाँ पर सॉल्व किया है. आप उसको ध्यान से देखें कि किस तरह मैंने स्टार्ट किया है, कैसे मैंने आंसर्स लिखे हैं और मेरा प्रेजेंटेशन कैसे जो है पूरे पेपर को एप्ट करता है. Though my handwriting is very small, but at least you can understand the format as to how you have to go with respect to paper presentation. So first page जो आपका होगा इसी तरह का, यहाँ आपको होलोक्राफ्ट स्टिकर मिलेगा. यहाँ आप अपना सेंटर नंबर लिखोगे, यहाँ आपका सीट नंबर इन वर्ड्स, फिर उसको फिगर्स में लिखोगे. यहाँ या फिगर्स में लिखने के बाद में इसको इन वर्ड्स लिखोगे और यहाँ आपका सिग्नेचर होगा. ठीक है, ये होलोक्राफ्ट वगैरह का है. यहाँ आपको बारकोड जो मिलेगा वो आपको लगाने के लिए दिया जाएगा. बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ लगाना है या यहाँ, तो आपको ऊपर वाले में आपको बारकोड लगाना है जो आपका बारकोड दिया जाएगा. उसके बाद जो आपका नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर सब्जेक्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट लिख रहे हो, पेपर, नो नीड ऑफ राइटिंग पेपर, बिकॉज अगर साइंस में होता है पेपर 1, पेपर 2 या कोई दूसरे सब्जेक्ट में पेपर 1, पेपर 2 होता है तो देयर यू कैन राइट. डेट आप लिखना नहीं भूलोगे. लैंग्वेज ऑफ आंसर ऑब्वियसली आपका इंग्लिश रहेगा. एंड यहाँ अगर आपने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लगाए हैं तो वो नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्स आप लिखोगे. जैसे आप सपोज़ आपने 3 लिया है तो 1 + 3 = 4, और अगर आपने एक आंसर कॉपी में ही पूरा कर लिया है तो 1 + 0 नहीं लिया है, फिर भी आपको वहाँ पर 0 लिखना है और यहाँ 1 लिख करके आपका पेपर आपको सबमिट करना है. ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन से, जो मैंने शुरू किया है लास्ट के क्वेश्चन से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से आई हैव स्टार्टेड विद दैट, बिकॉज हम ऑब्जेक्टिव्स लिखने में इतने मगन हो जाते हैं कि मतलब पहले हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा फोकस पूरा ऑब्जेक्टिव्स को उतारने में जाता है. फिर हम क्या करते हैं कि आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ वहाँ से पूछने की कोशिश करते हैं ताकि हमें करेक्ट आंसर मिले. तो आपको वो गलती नहीं करनी है. आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर सकते हो. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको 1 से लेकर 6 पर ही जाना है. आप 6 से 1 पर आ सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद पेपर प्रेजेंटेशन. एज आई टोल्ड यू कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया. क्वेश्चन नंबर 6 आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है जिसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं और आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने होते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं.
आप देखें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो व्हाट इज़ वेरिएशन इन डिमांड आप पहले बताओगे, व्हाट इज़ चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन और चेंजेस दोनों का डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ आपको 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स मिलेगा। आप लेंगे वेरिएशन इन डिमांड, आप उसको डिटेल में बताओगे कि व्हाट इज़ वेरिएशन इन डिमांड और उसके क्या टाइप्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड में एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फिर हम लेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज शोन बाय द मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। यू कैन सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ईयर। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस है हमारा, ये डी डी कर्व है। डी डी कर्व है जहाँ पर हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक साथ में दिखा रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर आता है चेंजेस इन डिमांड, व्हाट इज चेंजेस इन डिमांड एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। उसके बाद उसका डायग्राम आप बनाओगे, उसका डायग्राम बनाने के बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे। हो गया, एक्सप्लेन करके मतलब फर्स्ट ओनली यू कैन एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट एंड देन डायग्राम बना दो। राइट साइड में शिफ्ट होता है तो वो इंक्रीज और लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो वो डिक्रीज है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फॉर 8 मार्क्स। तो इस तरह अगर आप प्रेजेंटेशन करोगे तो यू विल गेट 7.5 और फुल 8 मार्क्स ऑल्सो इफ इट इज़ कम्प्लीटली डन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो मीनिंग जब आपसे पूछा है कि मीनिंग लिखना है तो आप उसका मीनिंग लिखोगे पहले, उसके बाद में आप दोगे डेफिनेशन। तो यहाँ आपका 1 मार्क्स फिक्स हो जाता है। उसके बाद आप दोगे उसका एक फ्लो में आप उसके स्टेप्स जो हैं उसको एक्सप्लेन करोगे। लेट्स सी दैट। सो हियर वी हैव स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। आप देखें स्टेप्स को आप इस तरह फ्लो में बना सकते हो, वेब डायग्राम में बना सकते हो, जिस आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। सिंस यहाँ पर थोड़ा लंबा लंबा स्टेटमेंट्स है, सो आई हैव प्रिफर्ड दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर दी स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। आप देखें ये तमाम मैंने स्टेप्स लिख दिए, ये दोनों का आपको 2 मार्क्स मिल जाता है और बाकी जो आप इसको एक्सप्लेन करोगे उसके लिए 6 मार्क्स होते हैं। तो हर पॉइंट के लिए आप देखें देर आर 7 यू कैन सी स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो उस हिसाब से आप देखें हर पॉइंट को मैंने जो है हाईलाइट भी किया है, हर पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है, हर स्टेप को हाईलाइट करके आप जो है उसको एक्सप्लेन करोगे। फर्स्ट इज़ पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, सेकेंड इज़ सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, थर्ड इज़ सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स। यू कैन सी ये 3 हो गए। और फिर आप देखें कि ये 4 जो बाकी हैं, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन और चॉइस ऑफ सूटेबल एवरेजेस, देन assigning proper weights and lastly selection of an appropriate formula। तो अगर आप इस तरह प्रेजेंटेशन नीट लिख रहे हो, और आप एक बात और देखें कि हर पॉइंट के बीच में मैंने एक लाइन जो है गैप छोड़ा है ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखाई दे कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। ये भी मैंने अटेम्प्ट किया ताकि आपको इसका भी प्रेजेंटेशन आपको मैं बता सकूं कि कैसे आप लिखो। इट्स नॉट कंपलसरी कि यही आएगा, लेकिन इसी फॉर्मेट से अगर आप दूसरे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका मार्क्स अच्छा आने के चांसेस हैं, मिलने के चांसेस हैं। तो पहले हम बताएंगे कि व्हाट इज़ पब्लिक रेवेन्यू। आप उसका मीनिंग लिखोगे। मीनिंग लिखने के बाद मेन सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आर एज फॉलो। सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, एक है टैक्स एंड दूसरा है नॉन टैक्स। टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके बाद नॉन टैक्स के जो भी हैं वो आप सारे के सारे यहाँ मेंशन एटलीस्ट आप करोगे ही, आपको करना ही है वो। उसके बाद आप आओगे टैक्स पर। टैक्स जो है वो डायरेक्ट है, जो टैक्स की मीनिंग है वो आप लिखोगे। फिर उसके क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप उसके बारे में लिखोगे। What are taxes that you have to write, then what are the essential characteristics of taxes that you have to write। फिर उसके बाद में जाएंगे taxes paid by the टैक्स पेयर, मतलब ऑल थिंग्स डिटेल दैट यू हैव टू राइट अबाउट। उसके बाद में टैक्स क्या है, टैक्स इज इम्पोज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटी, सर्विसेज एक्सेट्रा। फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या हैं वो आप लिखोगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स को भी एक्सप्लेन करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स को भी। फिर आते हैं बी पार्ट पर। उसका बी पार्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो आप लिखोगे क्या है वो आप उसको बताओगे, एक्सप्लेन करोगे। व्हाट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं वो आप एक्सप्लेन करोगे। कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, सबको आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो। देखिए फीस
प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स एंड पेनल्टीज, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। हर एक पॉइंट के बीच में आपको स्पेसिफिकली एक एक लाइन छोड़नी है ताकि आपका आंसर क्लियरली विविडली दिखाई दे। और उसके बाद जब जहाँ आपका आंसर आकर के ख़त्म होता है, लाइक इस पेज पर आकर मेरा आंसर ख़त्म हो गया, तो यू हैव टू लीव इट, यू हैव टू लीव दिस पेज बिकॉज हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ओवर। आप दूसरा पेज लोगे फॉरन फॉर स्टार्टिंग विद द न्यू क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सिंस वी आर मूविंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, 6 के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 5। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 तो अटैम्प्ट कर लिया, लेकिन आप सोच रहे हो कि मुझे 3 या 4 अच्छे से आ रहा है तो मैं 3 या 4 कर लूँ, तो वो नहीं करोगे। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रॉपरली जाओगे, 6 के बाद सीधा 5वें पर आप आओगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटैम्प्ट करोगे अच्छे से। सी क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको मार्क्स आराम से मिलते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कोई 2 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ भी मैंने आपको पूरे 3 के 3 सॉल्व करके दिए हुए हैं, आप उसको अच्छे से गो थ्रू करना। जब भी आपको टाइम मिले, ऐसे लगे कि मैं देख लूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, तो आप इसको ज़रूर देखना। देन जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 था वो आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग। जहाँ पर आपको डायग्राम्स दिए हुए थे प्राइस इलास्टिसिटी के, आपको सिर्फ डायग्राम नंबर 1 कौन सा है वो लिखना है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। डायग्राम नंबर 2 जो भी है आप उसको आइडेंटिफाई करके लिखोगे, तो आपको यहाँ पर इतना लिखने के लिए भी 4 मार्क्स मिलेगा। और ऊपर जो आपने देखा इसका टोटल करना था, आपको कैलकुलेट करना था एनडीपी जो है वो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, इसका टोटल के लिए 2 मार्क्स था और इसके लिए 2 मार्क्स। तो आप अगर ये भी कर लेते हो तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। आपको इसके लिए कंपोनेंट्स अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन जो था वो पैराग्राफ पे बेस्ड था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। वो बहुत आसान होता है, पैराग्राफ आप रीड कीजिए और क्वेश्चंस जो भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंसर जो आपको मिलेगा वो आपको लिखना है। और नॉट टू फॉरगेट, हर आंसर के बीच में आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरा एक सेकेंड पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पेज पर आकर के ख़त्म हो गया। तो अब मैं नया पेज लूँगी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट विथ रीजन वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो देर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके लिए आपको डिसअग्री, ये स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। और बाकी तमाम चीज़ों के लिए 3 पॉइंट होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं। तो इस एक्सेप्शन को आप इस तरह वेब डायग्राम में पहले बना लो ताकि आपका लेंथ ऑफ द आंसर विल गो इंक्रीज। और इन तमाम एक्सेप्शंस को आप 1 बाय 1 लिखोगे। हॉबीज़ लिखने के बाद आप लाइन छोड़ रहे हो, दूसरा ड्रंकार्स, तीसरा माइजर्स, फिर चौथा है आपका म्यूज़िक एंड पोएट्री। देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट ख़त्म होके एक लाइन छोड़ा है मैंने, म्यूज़िक एंड पोएट्री, फिर एक लाइन छोड़ोगे मनी। इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। दूसरा इसका क्वेश्चन है सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज़ बैकवर्ड बेंडिंग। येस, आई डू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज़ बैकवर्ड बेंडिंग। इसका 1 मार्क आपको मिलता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं आ रही है तो एटलीस्ट येस, आई अग्री, डिसअग्री जो है वो लिखिए ताकि उसका भी मार्क्स आपको मिल सके। उसके बाद इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। आप टेबल बनाओगे और उसके लिए डायग्राम भी बनाओगे। तो ये रहा आपका डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू टेबल प्रोवाइडेड। ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व है और उसका आप एक्सप्लेनेशन दोगे। यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन बी डिटर्मिन बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो येस, आई एग्री विद द अबाउट स्टेटमेंट नंबर 1। इसका 1 मार्क्स। दिस इज़ बिकॉज ये जो भी है उसका रीज़न आप जो है एक्सप्लेन करोगे। और मोर स्पेसिफिकली उसके लिए आपके पास शेड्यूल और डायग्राम, आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 6 में जो शेड्यूल और डायग्राम आपके लिए दिया है टेक्स्ट बुक में, आप उसको अच्छी तरह से थरली प्रिपेयर करोगे। देखते हैं, ये रहा उसका शेड्यूल। विथ रिस्पेक्ट टू दैट आप ये शेड्यूल प्रिपेयर, और अगर आपको नहीं याद है तो बहुत आसानी से आप 10, 20 से 50 तक बना सकते हो। 10 रुपीज़ पर डिमांड सबसे ज़्यादा है और सप्लाई सबसे कम है, मतलब 500, 400, 300 इस तरह से आप बना करके इसका उल्टा आप सप्लाई में लिख सकते हो। ये आपको कंडीशन दिखानी बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट 2 में डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा है, थर्ड पर आकर के आपका डिमांड बिकम्स इक्वल टू सप्लाई, एंड नीचे जा कर के आपका डिमांड सप्लाई से कम है क्योंकि यहाँ पर प्राइस ज़्यादा है और
अकॉर्डिंग टू दैट इन्वर्स रिलेशनशिप के हिसाब से ज़्यादा प्राइस पे कम डिमांड होता है। फिर इस प्लॉट इन पॉइंट्स को आपने यहाँ पर डायग्राम में प्लॉट करना है और इक्विलिब्रियम प्राइस जो आपका यहाँ पर आता है वो आपको बताना है अच्छे से। डायग्राम देखिए आप, डायग्राम जब भी आप बनाओगे तो आपका वाई एक्सिस पे आप क्या मेजर कर रहे हो, एक्स एक्सिस पर आप क्या मेजर कर रहे हो, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ आपका 10, 20, 30 है और यहाँ पर 100 डिमांड और सप्लाई जो है आपकी वो 100 से 500 तक है। तो वहीं यहाँ पर आप प्लॉट करोगे 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरी तरह से अटैम्प्ट हो जाता है। उस डायग्राम को आपने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है, कहाँ आपकी डिमांड ज़्यादा है और क्यों है, कहाँ आपकी डिमांड इक्वल हुई और क्यों हुई है, और कहाँ आपकी डिमांड कम है सप्लाई से और क्यों है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। देन फोर्थ क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। तो येस आई एग्री विद दैट। एंड देन उसको रोल ऑफ कैपिटल मार्केट को फिर से मैंने वेब डायग्राम में पहले बताया कि ये 5 जो है उसके रोल है। आप हर 5 पॉइंट को फिर आप अलग अलग करके एक्सप्लेन करोगे। सी यू कैन सी दैट पहले पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ के दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से मेरा ये जो है रोल ऑफ कैपिटल मार्केट क्लियर हो गया। फिर आ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेम एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो नो आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट। अब यहाँ देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कॉन्ट्रास्ट में डाला है। तो इसके लिए आप इसको डिस्टिंग्विश फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। ये देखिए मैंने डिस्टिंग्विश फॉर्म में बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड 3 पॉइंट यहाँ पर आप डालिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। 3 जितना भी आपको लगता है कि और भी आपके पास कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो यू कैन राइट विद दैट। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आप इस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो। दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो डू यू एग्री में आता ही है, तो आप उसको भी इस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो बाय मेंशनिंग डिफरेंट फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एट वन साइड और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स एट दी अदर साइड। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ आकर के मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई लेफ्ट दिस पेज बिकॉज मेरा थर्ड पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो रहा है इस पेज पर। नाउ आई एम टर्निंग अप टू द न्यू पेज जहाँ मैं नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग। ये भी आपको कोई 3 करने होते हैं, एनी 3 यू हैव टू अटेम्प्ट। यहाँ मैंने आपके लिए पूरे 5 किए हैं, 5 में से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 मार्क्स का 1 होता है, तो उसके लिए भी प्रेजेंटेशन पे थोड़ा काम करना पड़ता है आपको। थोड़ा सा आप उसको एनहांस करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली स्कोप से स्टार्ट कर देते हैं। वैसे नहीं करना है आपको, पहले अपनी मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखना है, डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखना है, उसके बाद आप स्कोप को इस तरह वेब में बनाओगे, फ्लो में बनाओ, वेब में बनाओ, ठीक है। थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियोरी ऑफ, ये आपको याद है ना, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस तरह से आपने एक बार फ्लो बना लिया तो फिर आप इस पॉइंट्स को, हर पॉइंट को अलग अलग तरीके से अलग अलग में पैराग्राफ में आप लिखोगे। देखें, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिख दिया, यहाँ फिर एक लाइन छोड़ा, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन लिख दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ा, फिर थर्ड थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया आपका पूरा एक क्वेश्चन, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग, व्हाट इज़ मोनोपोली एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। फीचर्स भी पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो पहले आप लिखोगे मीनिंग ऑफ मोनोपोली, ठीक है। मीनिंग ऑफ मोनोपोली लिखने के बाद आप उसके फीचर्स पर डायरेक्टली जा सकते हो, बट अगेन यू हैव टू शो इट विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम, ठीक है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली ये आपने डाल दिया सारे फीचर्स, 1 2 3 4 5 6 7, 4 मार्क्स के लिए। इसके लिए आप इसमें से कोई 4 एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, बैरियर्स टू एंट्री, एंड रिमेंबरिंग not to forget to leave a line between each point to maintain the neatness of the answer, because हम इतने हेस्ट में होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी हम आंसर्स लिखते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती जाती है। इसके लिए हमें नीटनेस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम डिस्टेंस हर एक पॉइंट के बीच में थोड़ा एक लाइन का डिस्टेंस रखें ताकि पॉइंट हमारा क्लियर हो। और नॉट टू फॉरगेट इट, हाईलाइट भी आप करोगे। यहाँ मैं करना भूल गई थी, लेकिन आप उसको ध्यान से हर पॉइंट को अंडरलाइन करोगे ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ आपने जो ऊपर लिखा है वही आप वहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है।
प्राइस मेकर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। इस तरह से आपका ये 4 मार्क्स का आंसर हो गया। फिर आता है थर्ड वन, एलाबोरेटिंग एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो डायरेक्टली फीचर्स पर आप नहीं जाओगे, यहाँ स्पेसिफाई किया है एनी 4 फीचर्स, तो यहाँ पर आपको 4 फीचर्स ही एक्सप्लेन करने हैं। तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ यूटिलिटी आप लिखोगे, व्हाट आर इट्स फीचर्स, फीचर्स हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है। पहले आप इस तरह की चीज़ ज़रूर बनाइए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ये बनाने के बाद आप सीधे फीचर्स पर आ सकते हो, एक एक पॉइंट आप लेकर के बनाओगे। कोई 4 पॉइंट ही आपको एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन इस चीज़ में आप पूरे फीचर्स मेंशन करोगे ताकि examiner should know that you are having a content knowledge about the features of utility. And out of these 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फीचर्स, आपको कितने फीचर्स एक्सप्लेन करने के बोल रहे हैं, एनी 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ सारे एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आप कोई 4 एट द मोस्ट 5 भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि एक्सप्लेन एनी 4, तो 4 से 5 पॉइंट आप आउट ऑफ 10 लिख सकते हो, and giving a space between each point to maintain the neatness and not to forget length of the answer भी आपका यहाँ पर बढ़ता है। अच्छा, तो चौथा क्वेश्चन अंडर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट एनी 4 प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन। तो पहले सीधा डिफ़िकल्टीज़ पर नहीं आओगे, पहले आप लिखोगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद आप डिफ़िकल्टीज़ जो है इस तरह से बताइए, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ इन दी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देयर आर 8 डिफ़िकल्टीज़ मेंशन हियर, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं एक्सप्लेन एनी 4, ठीक है ना। कोई 4 एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप इन 8 में से 4 पॉइंट्स को एलाबोरेट कर सकते हो। जैसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, जो भी आपको ईजिली याद है, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस हुआ, देन इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे। इस तरह यहाँ आकर के मेरा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश्ड हो गया। फिर मैं लूँगी क्वेश्चन नंबर 2, नए पेज। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ए और बी पार्ट पर है, तो आप कंटिन्यूएशन में जा सकते हो, ए ख़त्म होते ही आप क्वेश्चन नंबर 2 बी ले सकते हो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट, उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आपने इस तरह से स्पेसिफाई करना है आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट क्या है आपका, और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद लिखना है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद नई लाइन से आप 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन लिखोगे, ठीक है। फिर आ रहा है आपका रमेश डिमांड फॉर सॉल्ट इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, समथिंग लाइक दैट। तो आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ना कंपलसरी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के लिए नई लाइन लोगे, वहीं से आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं करोगे, नई लाइन लेकर उसको एक्सप्लेन करोगे व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। फिर आता है उसका क्वेश्चन नंबर 3(2)(a) का थर्ड वन, आउट ऑफ 4000 kgs ऑफ राइस फार्मर ने कुछ रखा और कुछ बेच दिया, तो वो क्या है, आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट है उसका सप्लाई। नई लाइन छोड़ना है, इसके बाद नई लाइन पर एक्सप्लेनेशन लेना है। ये आप देखें कि क्या है, सप्लाई आपको लिखना है और उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर फोर्थ उसका क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट इज़ नेशनल इनकम। लाइन छोड़नी है, यहाँ हेस्ट में हो गया है काम, एक्सप्लेनेशन लिखोगे और इस तरह से ये हो गया, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन में से आपको कोई 3 अटैम्प्ट करने हैं, जो 4 मार्क्स का 2 मार्क्स का एक है, जो 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन हैं, यानी कि ऑल टुगेदर 6 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। तो आप इस तरह से अगर आप नीटनेस मेंटेन करके लिखोगे तो यू आर श्योर टू गेट द 2 मार्क्स फॉर दिस। नाउ कंटिन्यूइंग विद द 2B, देयर एंड देयर इटसेल्फ आई एम कंटिन्यूइंग बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, इसके लिए मुझे नया पेज लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड, आई रोट ओनली 3 फॉर दिस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं, नीटनेस मेंटेन रखो अच्छे से, उसके साथ ही दूसरा यहाँ मैंने कंटिन्यू कर दिया, और ये रहा आपका तीसरा। ये तीनों हो जाने के बाद आई लेफ्ट द पेज सो दैट मैं नया क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1A, कंप्लीट द कोरिलेशन। मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर लिखो 1 का और उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर
उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर, इस तरह से आपने पाँचों अटैम्प्ट करने हैं। तो हर एक के लिए एग्जामिनर आपको ऐसे एक एक मार्क्स लिखेगा, टोटल आपका 5 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है गिव इकोनॉमिक टर्म्स। सेंटेंसेस नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर बराबर लिखना है आपने। मार्जिनल यूटिलिटी, डिक्रीज इन डिमांड, वट एवर इज़ बीन आस्क्ड, इट्स नॉट लाइक कि यही आएगा। आप देखोगे, आपने अगर सही ढंग से लिखा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लिखा है, तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप फंबल हो रहे हैं कि मुझे ये याद आ रहा है, ये नहीं याद आ रहा है, तो आप ऊपर नीचे भी लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर आप प्रॉपरली मेंशन करो। देन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं। ऑप्शंस दिए होंगे आपको, ऑप्शन नंबर लिखो। जैसे पहले का मैक्रो इकोनॉमिक्स था तो उसका ऑप्शन सी था, ऑप्शन नंबर लिखो और आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है बी और उसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर लिखे बगैर आपका आंसर कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन था डी, वो उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन था सी, वो उसका मैंने आंसर लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है ए, उसका आंसर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर आपके सामने है तो ऑप्शन नंबर भी आपको लिखने हैं और आंसर भी लिखना है। असर्शन एंड रीजनिंग में अगेन ऑप्शन नंबर आप लिखोगे, ऑप्शन क्या है डी और उसका आंसर क्या है। समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर लिखे बगैर आप आंसर्स नहीं लिखोगे, एक लाइन छोड़ना है हर एक के बीच में। बच्चे एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे से लिख करके एकदम कंफ्यूज कर देते हैं, कंजस्टेड कर देते हैं। वैसे नहीं करना है, आपको नीटनेस मेंटेन करना है थ्रू आउट द पेपर, ताकि आपका पेपर अच्छे से जाए, कामली, नीटली, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर दैट। तो दिस वॉज द पेपर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड बाय मी इटसेल्फ। नो वन हैज़ प्रिपेयर इट फॉर मी। ना मैंने किसी स्टूडेंट को बोला है लिखने के लिए, ना मैंने किसी प्रीवियस ईयर के पेपर का आपको नमूना दिखाया है। ये प्रिपेयर किया है मैंने बाय माई सेल्फ। आप, आई होप कि ये आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। आप इसको अच्छे से ध्यान से देखो और दूसरे पेपर्स आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और इसी फॉर्मेट में अगर आप पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। I hope this session is going to be useful for you all, and all the best to all my students who are supporting me, who had supporting me for so many times, whichever lectures I have forwarded. Thank you so much for listening, and all the best for your final exams.